हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 18 नवंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में। तो अगस्ता वेस्टलैंड डील जो है उसको लेकर के कुछ यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो ये ईडी के द्वारा जांच की जा रही थी, उसमें कुछ नाम सामने आए। ये तो ये आपके काम की न्यूज़ नहीं है, बट आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि अगस्ता वेस्टलैंड मामला कब का है, कहाँ से संबंधित है। तो इटालियन कंपनी है एक जो कि हेलीकॉप्टर बनाती है। तो उससे 12 हेलीकॉप्टर यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा परचेज किए गए थे। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर थे ये। तो ये 2010 की बात है, तब का ये केस है। तो इसमें कुछ घोटाला सामने निकल के आ रहा है कि किस प्रकार से डील हुई है, किस प्रकार से इसमें कुछ स्कैम की बात की जा रही है। तो ये सारी चर्चाएं ये न्यूज़ के अंदर की जा रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी कहाँ की है। तो इटली की कंपनी है। और मैटर कब का है, 2010 का, यूपीए गवर्नमेंट के समय का मैटर है, जहां से कि हेलीकॉप्टर परचेज किए गए थे। देखते हैं आगे। पेज नंबर में बात की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स एक संगठन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है ये। तो इसका एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, ये वर्चुअली हुआ है। आपको पता है आजकल तो सारी चीज़ें वर्चुअली ऑर्गेनाइज हो रही हैं, फिजिकली एक्सेसिबिलिटी नहीं बन पा रही है कोविड-19 के कारण। तो सबसे पहले जान लीजिए ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। तो ये है आपके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसमें जब ओरिजिन हुआ था, जब ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, पहले इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, इसे 2010 में ऐड किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका सदस्य बना था 2010 में। ये आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रिक। तो ब्रिक का गठन हुआ था 2009 में। उसके बाद इसमें एस जोड़ दिया, यानी कि साउथ अफ्रीका जोड़ दिया गया 2010 में। तो बन गया ये पूरा ब्रिक्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है। कमेंट बॉक्स में ये बताइए मेरे को कि 2019 में ब्रिक्स सम्मेलन की जो बैठक हुई थी कहाँ पे हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में। 2020 की वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसकी जो अध्यक्षता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रूस के प्रेसिडेंट हैं पुतिन जी ने। तो पुतिन ने इसकी अध्यक्षता की है। 2020 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी अध्यक्षता किसने की है। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट साइंस के लिहाज से बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसमें क्या बात की जा रही है कि सर्वाइकल कैंसर का सस्ता भारतीय टीका अगले साल तक संभव है। तो ये बात की गई है। सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, चीन और भारत के अंदर महिलाओं में देखा जाता है ये सर्वाइकल कैंसर के जो केसेज हैं। तो इनको रोकने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए ये टीका निकाल के लेके आ रहे हैं, अगले साल तक आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है हेल्थ के हिसाब से। अगर हम देखते हैं तो क्योंकि हेल्थ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है ये, कई सारी जानें चली जाती हैं इसमें सर्वाइकल कैंसर के कारण। तो इसका टीका बहुत ही सस्ता अगले साल तक संभव है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, कुछ चर्चाएं की गई हैं। तो कैंसर की बड़ी संख्या महिलाओं से संबंधित है। सर्वाइकल कैंसर सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि सर्वाइकल कैंसर का संबंध है महिलाओं से। अब WHO के जरिए क्या किया गया है, इसको लेकर के अभी घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि WHO ने सर्वाइकल कैंसर के निर्मूलन के लिए, यानी कि इरेडिकेट करने के लिए लक्ष्य घोषित कर दिया है। और 194 देश इसको लेकर के शामिल हुए हैं इसमें, कि हम अपने यहाँ से सर्वाइकल कैंसर का निर्मूलन करेंगे, यानी कि उसको इरेडिकेट कर देंगे, हटा देंगे, जैसे कि पोलियो को किया गया था। तो इसके लिए अब ये वैक्सीन आ जाएगी, इसका टीका आ जाएगा। इसके तहत इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो WHO में एक भारतीय चीफ साइंटिस्ट है, नाम याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो ये WHO के अंदर चीफ साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि WHO इसके लिए एक फॉर्मूला लेके आएगा, एक रणनीति बनाएगा। इसके नाम है 90-70-90, यानी 90-70-90 फॉर्मूला। किसके संबंध में है, ये है सर्वाइकल कैंसर को इरेडिकेट करने के लिए WHO लेके आ रहा है, अपनी रणनीति बनाई है उसने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे। पेज नंबर में बात की जा रही है गुपकार गठबंधन। तो गुपकार अलायंस जो है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पे जो पार्टीज हैं उनके द्वारा बनाया गया है। कमेंट बॉक्स में ये बताइए गुपकार अलायंस में कौन कौन सी पार्टी शामिल है, उन पार्टीज के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मेरे को। तो ये अभी आपको पता होगा कि 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। उसके बाद से वहाँ पे कुछ लीडर्स हैं, उनको होम अरेस्ट कर लिया गया था, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था उनको। तो उसके बाद अब वो जब उनकी रिहाई हुई है, तो उसके बाद वो अपनी आंदोलन तेज कर रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। तो उसके लिए सारे के सारे दल वहाँ पे मिल गए हैं और उन्होंने अपना एक संगठन बना दिया, जिसको बोला गया गुपकार संगठन, जो कि जम्मू कश्मीर निवासी उनके राइट के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए लड़ रहे हैं। अब देखते हैं कितना सही है, क्या गलत है इसमें। तो ये सारी चर्चाएं चल रही हैं और सारी चीज़ राजनीति संबंधी है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए गुपकार गठबंधन का संबंध किस राज्य से है।
पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है बेहद ही इंपॉर्टेंट। तो आज है 18 नवंबर की तारीख है आज। तो 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। बेहद ही खास न्यूज है ये। तो जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेडली सवाल आया ये। सवाई जयसिंह द्वितीय जी ने ये की थी 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना। अब यहाँ पे डिजाइन जो किया था, यानी कि आर्किटेक्ट, उनका नाम भी पूछा जाता है, तो उनका नाम है विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर शहर की स्थापना मतलब निर्माण कराया था, इसका डिजाइन किया था इसको। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जयपुर का परकोटा आपको पता होगा। परकोटा क्षेत्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड किया गया है 2019 में। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। 2019 नहीं, आई थिंक 2020 में इसको किया गया है, देख लीजिएगा एक बार आप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा सकता है कि कहाँ का मतलब जयपुर का परकोटा इसमें शामिल है या नहीं है। तो यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है जयपुर परकोटा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे इसके बारे में न्यूज़ कवर की गई है ये, कि आज के दिन स्थापना हुई थी जयपुर शहर की। पेज नंबर 2 में बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कथक नृत्य की। तो कथक नृत्य संबंधी कुछ न्यूज यहाँ पे आई है, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया है। कथक नृत्य का संबंध जयपुर घराने से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने कई बार नाम सुना होगा, न्यूज़ में भी आया है, एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। तो कथक नृत्य का जो संबंध है मेजरली 3 घरानों से है वो। तो 3 घराने कौन कौन से हैं? ये है जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। अब इसमें क्या होता है, कथक ये आप नृत्य देख सकते हैं, यहाँ पे हो रहा है कथक नृत्य। तो उसमें पोस्चर्स की बात की जाती है। तो यदि हम बात करें कथक नृत्य में फुट जो मूवमेंट होते हैं, यानी पैरों के जो मूवमेंट होते हैं, वो उसके लिए फेमस है जयपुर घराना। यानी स्पेशली फोकस किया जाता है कथक नृत्य में पैरों के मूवमेंट पे, तो किया जाता है जयपुर घराना, इसके लिए फेमस है। दूसरा आता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। जब आप कथक नृत्य कर रहे हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये बात करता है बनारस घराना। इस पे ज़्यादा फोकस रहता है बनारस घराना की, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। तीसरा है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना किस बात पे बल देता है कि जब आप डांस करते हो तो आपके हाथों के जो मूवमेंट हैं वो कैसे जा रहे हैं, वो किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। तो ये तीनों अपनी अपनी चीज़ें इसमें रखते हैं, अपने अपने फोकस मतलब इनके बिंदु हैं, अपने मुख्य बिंदु हैं कि कथक एक टोटल एक पूरा एक पैकेज है, नृत्य है, डांस है। उसमें कई सारे फिर फैक्टर हैं, कई सारे पार्ट हैं उसमें, जो कि बताए गए हैं कि जयपुर घराना है, बनारस है, लखनऊ है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फोकस करते हैं। तो ये इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है भारत का ये। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है कि राजस्थान पोटास उत्खनन में देश को करेगा आत्मनिर्भर। आपको पता होगा पोटास का जो यूज है वो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। आपका कई सारे जो फार्मर्स हैं इसका यूज करते हैं, मतलब कई सारे क्या, बहुत सारे फार्मर पोटास की डिमांड होती है भारत के अंदर। तो हम अभी तक इसे इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से पोटास को। तो पोटास एक फर्टिलाइजर है। तो इसमें बात की जा रही है कि राजस्थान अब भारत को आत्मनिर्भर बना सकेगा। अब राजस्थान में कई खोजें हुई हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में कई सारी साइट्स इनको मिली हैं। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में, आने वाले दिनों में, कि पोटास का बहुत अच्छे स्तर पर उत्पादन किया जाएगा राजस्थान के अंदर। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी राजस्थान के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल से चर्चा में है ये राजस्थान की, इस प्रकार के यहाँ पे जो भंडार हैं क्रूड ऑयल के मिले हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है पोटास फर्टिलाइजर के रूप में। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 5 पर बात की जा रही है। ये यहाँ बात की गई 6 दशक में पहली बार एसटी महिला जिला प्रमुख होंगी। ये भीलवाड़ा संबंधी न्यूज है। तो अभी आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है महिलाएं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। आपको पता होगा कि जो महापौर के इलेक्शन हुए हैं, महापौर के चुनाव हुए हैं राजस्थान के अंदर 6 जगहों पे, उनमें से 5 जगहों पे महिला महापौर बनकर के आई हैं। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना महिलाओं के बारे में, कहाँ कहाँ कौन रही हैं। तो राजस्थान के संदर्भ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्रतिभा पाटिल आपको पता होगा पहली महिला राज्यपाल बनी थी राजस्थान की। वसुंधरा राजे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है राजस्थान की। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष रही हैं कांता भटनागर, ये भी महिला रही हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री बनी है और बाद में उप मुख्यमंत्री भी बन गई हैं ये। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर गिरिजा व्यास महिला हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली राजस्थानी अध्यक्ष बनी थी ये। तो राजस्थान के संबंध में है क्योंकि ये राष्ट्रीय महिला आयोग की बात यहाँ पे की जा रही है। सुमित्रा सिंह की बात की जा रही है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी राजस्थान में। ये प्रश्न पूछा गया कई बार रिपीटेडली एग्जाम के अंदर। यशोदा देवी हैं राजस्थान की पहली महिला विधायक। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी, तो वो हैं यशोदा देवी। नगेंद्र बाला देश की पहली जिला प्रमुख, यानी कि पूरे देश में पहली जिला प्रमुख राजस्थान के अंदर बनी थी नगेंद्र बाला। कहाँ बनी थी ये आप मेरे को बताइए, किस डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है ये। अरुणा रॉय है, अरुणा रॉय मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है, पहली राजस्थानी महिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
राजस्थान की पहली महिला है, इनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है। फिर है ओतिमा बोरदिया, राजस्थान की पहली महिला जिला कलेक्टर बनी है। कुशल सिंह है, पहली महिला मुख्य सचिव बनी है राजस्थान की, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कांता खतूरिया राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष बनी है। राजस्थान में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी राज्य महिला आयोग की? कांता खतूरिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और अभी आपको बता के चुका हूँ, महापौर बनी है 5 अपने राजस्थान के अंदर महिलाएं हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फोकस है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे, नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है लक्ष्मी विलास बैंक की। तो लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। तो आरबीआई ने इसके ऊपर पीसीए फ्रेमवर्क लागू कर दिया था 2019 से। अब ये पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन उसके लिए लगाए जाते हैं जिसका कि एनपीए बढ़ जाता है, जिस बैंक का एनपीए बढ़ जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाती है, यानी घाटे बढ़ जाता है, लॉस बढ़ जाता है, तो उसके लिए आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देती है। तो मतलब उसका ऐसा होता है कि आप ज़्यादा लोनिंग नहीं कर सकते हो, कुछ रेस्ट्रिक्टिव चीज़ें रहती हैं इसके तहत, जब भी आरबीआई ऐसा करती है। तो इसने आरबीआई ने किस बैंक के ऊपर लगाया है पता होना चाहिए, लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1926 में इसका गठन हुआ था, काफ़ी पुराना बैंक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आरबीआई ने इसके लिए बोल दिया है कि यहाँ पे जो निकासी की सीमा है उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है 25,000, यानी कि आप 25,000 से ज़्यादा रुपए नहीं विड्रॉ कर सकते हो इस बैंक से। ये इसने 16 दिसंबर तक के लिए ऐसा कर दिया है, आरबीआई ने इसको ये निर्देश दे दिए हैं। तो ये इससे संबंधित न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है, आपको पता होना चाहिए लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो यहाँ बात की जा रही है आरसीईपी के बारे में। तो आरसीईपी के बारे में चर्चा ये चल रही है कि समझौते के लाभ आने पर जापान में मंथन चल रहा है कि भारत के बिना समझौते से फायदा नहीं है। तो आरसीईपी जो है ये, इसका जो गठन हुआ था, इसका जो कॉन्सेप्ट आया था वो एक्चुअली आपने टीपीपी नाम सुना होगा, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, एक ट्रीटी थी जिससे कि जब यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनकर आ गए थे, वो वहां से बाहर निकल गए थे, तो उसके अस्तित्व एक तरीके से खत्म सा हो गया था टीपीपी का। उसके बाद फिर चर्चा में और अस्तित्व में आता है आरसीईपी। आरसीईपी क्या है? यह है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है आरसीईपी। तो इसमें टोटल जो देश थे वो 16 देश थे। इसमें 16 देश कौन कौन से थे? ये थे 10 तो आसियान कंट्री थी। मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कि आसियान का गठन किस वर्ष हुआ था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। इसके अलावा 6 देश और थे, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, और भारत भी इसमें पहले शामिल था, लेकिन कुछ कारण की वजह से भारत इसमें से अलग हो गया। तो आरसीईपी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, 16 देश इसमें से शामिल थे। कौन कौन से देश थे इनके बारे में पता होना चाहिए। फिलहाल में भारत इससे अलग हो गया है, तो कुल 15 देश में बच गए हैं। तो बात यही की जा रही है कि भारत के बिना समझौते का कोई फायदा नहीं है। जापान ये बात कर रहा है, यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं जापान के अंदर। तो 2019 में भारत इससे अलग हो गया। उसका रीजन क्या था? भारत ने बताया कि एक तो ये फ्री ट्रेड समझौते की बात की जा रही थी। इसमें ये जो आरसीईपी कंट्रीज हैं सारी की सारी, यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही थी। मतलब ये था कि 16 के 16 देश अपने प्रोडक्ट को कहीं भी बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के ज़्यादा वो अपना सेल कर सकते हैं, 16 के 16 कंट्री आपस में एक दूसरे के। तो भारत को खतरा था सबसे ज़्यादा चाइना से। चाइना आपको पता है ट्रेडिंग के लिए फेमस है, वो आपको पता है कि मतलब बहुत ही कम मूल्य पे अपनी वस्तुओं को सेल करने के लिए जाना जाता है, डंपिंग के लिए जाना जाता है चाइना। तो उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो वस्तुएं हैं, वो उसका फ्लड हो जाता है भारत के अंदर। तो भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, इसके लिए भारत यहाँ से अलग हो गया। दूसरा भारत का तर्क ये था कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया अपना जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको भारत के अंदर पहुंचाने की फिराक में था, काफ़ी ज़्यादा सेल करने की मूड में था फ्री ट्रेड के तहत। तो ऑस्ट्रेलिया का जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भारतीय फार्मर्स हैं, भारतीय जो डेयरी प्रोड्यूसर हैं, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता। तो कुल मिला के भारत इससे अलग हो गया 2019 में कि भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है ये फ्री ट्रेड के तहत, क्योंकि इसके समझौते के तहत सभी जो देश हैं एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि भारत और चाइना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड देश हैं, हर कोई चाहता है अपना सामान भारत और चाइना के अंदर सेल करना। तो भारत वहाँ पे इनकी इस प्रकार की चीज़ों में जकड़ सकता था, भारत की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता था, इसीलिए भारत ने अपने आप को यहाँ पे अलग रखा हुआ 2019 से। तो ये सारी की सारी चर्चाएं यहाँ पे चल रही हैं। तो आरसीईपी इंपॉर्टेंट एक बॉडी बन जाती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं तकरीबन 40 से 45% आबादी दुनिया की जो है वो इन 16 देशों के अंदर बसती है। तो बेहद ही खास हो जाता है इनके बारे में जानना, तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्योग्राफिकल एक आइडिया हो जाएगा। ये बात की जा रही है चाइना इसमें शामिल है, यहाँ पे इंडिया इसमें शामिल है, और
ये है साउथ कोरिया, यहाँ पे है जापान, ये ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। और 10 मैंने आपको बताई थी आसियान देश बताए थे 10, तो कौन कौन से हैं? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनई। तो ये पूरा का पूरा एरिया है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन 45% जो भारत विश्व की आबादी है वो यहाँ पे समाहित है। तो सॉरी, ये भी इसमें एक रह गया, ये पार्ट भी है इसमें। तो ये सारे के सारे देश इसमें शामिल हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आरसीईपी। तो यहाँ पे सारी चर्चाएं की जा रही हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आरसीईपी क्या है। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, मैं पहले भी इसको कवर करा चुका हूं। तो ये किताब काफी ज़्यादा चर्चा में लॉन्च की गई है। किताब किसके द्वारा की गई है? बराक ओबामा के द्वारा की गई है, जो कि यूएस के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इस किताब का नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। ए प्रॉमिस्ड लैंड, आप नाम जरूर याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इसके बारे में, और किसने लिखी है ये किताब, तो इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है ये। पेज 10 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मालाबार नौसेना अभ्यास की। तो मालाबार नौसेना अभ्यास का 24वां संस्करण अरब सागर में होगा, ये बात की गई है। नवंबर में होगा अभी, ये 17 से 20 नवंबर के बीच में शुरुआत इसकी हो गई है, अभी तो 18 नवंबर है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ की कवर की गई है। चीन की चिंता की बात यहाँ पर की गई है, क्योंकि चीन को टैकल करने के लिए, चीन को डील करने के लिए ये इस प्रकार की जो अभ्यास है उसका आयोजन किया जाता है। ये अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश मिलकर के इस प्रकार का अभ्यास करते हैं। नौसैनिक जो अभ्यास है, चीन को टैकल करने के लिए, चीन को थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए इस प्रकार का ये गठन बनाया गया था, ये संगठन बनाया गया था। अब देखते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंज आता है, क्योंकि जो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट बनकर के आ गए हैं। तो देखते हैं कि अब इस मालाबार एक्सरसाइज को कैसे लेकर चलते हैं, आगे क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलेंगे वर्ल्ड ऑर्डर जो है आगे आने वाले समय में। तो ये आपको पता होना चाहिए मालाबार नौसेना अभ्यास के बारे में। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि एक तकनीक है, सूर्य की रोशनी में जलाशयों को शुद्ध करेगा पिंजरा। तो ये बात की गई है, ये तकनीक किसने विकसित की है? ये किया IISc बेंगलोर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने। तो क्या तकनीक है? अणुओं से पिंजरे जैसी एक संरचना बनाई गई है, संश्लेषित संरचना, यानी कि संरचना जो बनाई गई है अणुओं से बनाई गई है, पिंजरे जैसी संरचना बनाई गई है। ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है इसमें, ये देखिए आप संरचना देख सकते हैं। अब ये काम क्या करेगी? ये काम करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि जब सनलाइट होती है उसकी उपस्थिति में पानी में घुलकर रोगजनक जो बैक्टीरिया है पानी के अंदर उनको मारने में सक्षम है ये तकनीक। तो ये क्या है, होता है कि सूर्य का प्रकाश जहाँ पे नहीं पहुँच पाता है तो कई सारे बैक्टीरिया वहाँ पे मतलब उपस्थित हो जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं या जन्म ले लेते हैं, तो वो नुकसान पहुँचाते हैं वाटर को, और पानी की जो गुणवत्ता उसको खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं, डेड वाटर बॉडी बना देते हैं एक प्रकार से उसको। तो उसके लिए इस प्रकार की तकनीक को ईजाद किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रभाव डालेगी, फर्क डालेगी, फायदा पहुंचाएगी। तो बड़े बड़े तालाब, जलाशयों को पानी इससे शुद्ध किया जा सकता है, ये तकनीक का फायदा है। तो देखते हैं आने वाले समय में इससे और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है कि इस प्रकार का कुछ खोज की है IISc के द्वारा। ये आप देख सकते हैं, ये सनलाइट है, सनलाइट बहुत ही जरूरी है पानी के अंदर, ये वाटर बॉडी है। तो यदि सनलाइट यहाँ पे नहीं आती है तो आप समझ सकते हैं कि बारिश जब होती है, न्यूट्रिएंट जो फसलों में डाले जाते हैं वो कई सारे बह करके पानी में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एल्गी जमा हो जाती है, प्लांट जमा हो जाते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, एल्गल ब्लूम हो जाता है। एल्गल ब्लूम यहाँ पे जब होने लग जाएगा तो ये जो लाइट है, ये लाइट यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इससे कई सारे बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं। तो बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं और कई सारे जीव जन्म ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसमें जो घुलित ऑक्सीजन होती है, डिकम्पोज ऑक्सीजन होती है, उसको लेना शुरू कर देते हैं। और वो जो ऑक्सीजन है, फिर इस पानी में ऑक्सीजन कमी हो जाती है। आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो एक प्रकार से डेड वाटर बॉडी बन जाएगी ये फिर 5वां यहाँ प्रोसेस बताया गया कि डेथ ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये जो जलीय इकोसिस्टम है इसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है ये इकोसिस्टम। तो उस केस में अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे इन्होंने बनाया है, ये जो पिंजरे जैसी तकनीक बनाई है अणुओं से, ये इसके अंदर यहाँ शिफ्ट कर करके ये पानी को शुद्ध किया जाएगा, पानी को अच्छा किया जाएगा, ताकि ये वाटर बॉडी मरे ना, मतलब इसकी डेथ ना हो इस वाटर बॉडी की। तो इसलिए तकनीक काफ़ी कारगर होगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कई बार पूछा भी जाता है कि एल्गल ब्लूम क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में, न्यूट्रिएंट यहाँ पे आते हैं। आपको पता है कि जो किसानों के द्वारा खेतों में यूज किए जाते हैं, बारिश के समय आप बह करके आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ये बताया गया इकोसिस्टम नष्ट हो जाता है। तो आपने सुना भी होगा फोटिक जोन और अफोटिक जोन भी सुना होगा वाटर बॉडीज में लेकर के। तो सूर्य की लाइट बहुत ही ज़रूरी है पानी के अंदर होना, इससे सारी की सारी चीज़ें सही रहती हैं, ऑक्सीजन जाती रहती है प्रॉपर पानी के अंदर ऑक्सीजन का आना और सूर्य की लाइट का आना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो जो अनावश्यक जो अनचाहे बैक्टीरियाज होते हैं उनको वहाँ पे मार देती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है,
ये बात की जा रही है कि यूएसए की मिसाइल है विध्वंसक, इसका सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से? हवाई आइलैंड से किया गया है। हवाई जो एरिया है वो यूएसए का एरिया है, वहाँ से विध्वंसक का सफल परीक्षण किया गया है। इसने क्या किया है? आईसीबीएम को हवा में ही नष्ट कर दिया है। तो आईसीबीएम क्या है? ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है आईसीबीएम। आईसीबीएम मतलब तकरीबन 5 से 6,000 किलोमीटर की रेंज की ये जो मिसाइल होती हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में मार करने वाली क्षमता की जो मिसाइल होती है उसके हम बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, यानी कि एशिया से छोड़ी और अफ्रीका में पहुंच गई। तो उस प्रकार की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया है विध्वंसक ने। ये यूएसए की मिसाइल है विध्वंसक। तो यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है इसके बारे में, तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इस प्रकार की चीज़ें पूछ ली जाती हैं कई बार, तो आपको जानना जरूरी है। पेज नंबर से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है हुमायूं का मकबरा। तो यहाँ पे पर्यटक लौट रहे हैं दिल्ली के अंदर, देख सकते हैं आप। तो ये पर्यटन के लिए अच्छी खबर है। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है ये मकबरा, और 1560 में बनाया गया था। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि उस समय जो किंग थे, मुगल थे, वो कौन थे, उनका नाम बताइए। इस मकबरा को, ये जो मकबरा है उसको डिजाइन किया है मिराक मिर्जा गियाथ ने। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इसके बारे में पता होना चाहिए। मिराक मिर्जा गियाथ ने ये जो हुमायूं का टॉम्ब है इसको डिज़ाइन किया है। और मेरे को आप उस समय के रूलर जो है, उस समय के जो राजा हैं, उनका नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप मुझे अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।